नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 6 की पॉलिटी। इसका लेसन 1 है विविधता की समझ। तो विविधता क्या है? जैसे एक इलाके से दूसरे इलाके में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, उनका रहन सहन अलग होता है, खाना पीना अलग होता है, हर चीज़ अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और हमारे रीति रिवाज भी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इसको ही क्या कहा जाता है? विविधता। अब हम एक उदाहरण देखेंगे लद्दाख और केरल का, क्योंकि लद्दाख जो है वो उत्तर में स्थित है और केरल दक्षिण में। तो इसमें काफ़ी हद तक विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन अलग है लद्दाख का, और केरल का बिल्कुल अलग है। तो पहले जानेंगे लद्दाख के बारे में। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका। अब ये लद्दाख क्या है? एक रेगिस्तानी इलाका है। पहले तो ये जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो ये लद्दाख अब अलग हो चुके हैं। ये बिल्कुल क्या है? रेगिस्तान है। यहाँ खेती संभव नहीं है। अब यहाँ खेती भी बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान है, ना यहाँ पे वर्षा होती है और ना यहाँ की मिट्टी उतनी उपजाऊ है कि यहाँ खेती हो सके, क्योंकि यहाँ बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है। वर्ष भर में काफ़ी लंबे समय तक यहाँ बर्फ़ से ढका रहता है। अभी पहाड़ी इलाका है तो ये बर्फ़ से ढका ही रहेगा बिल्कुल। साल के ज़्यादा महीने तो ये बर्फ़ से ही ढका रहता है। कुछ महीने के लिए ही गर्मियों में थोड़ा बहुत इसका बर्फ़ पिघलता होगा तो थोड़ा खुलता होगा। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। अब देखो, ये एक बकरी पालते हैं ख़ास तरीके की, भेड़ के समान होती होगी वो, उसमें से क्या निकलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। पश्मीना ऊन काफ़ी महंगा होता है और इससे शॉलें बनाई जाती हैं, जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में ही ये बनाई जाती हैं। यह काफ़ी कीमती होता है। मुख्यतः इसी इलाके में पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। लद्दाख से ही तिब्बत के साथ व्यापार होता था। अब प्राचीन काल में क्या था? लद्दाख से होते हुए घाटियाँ जाती थी तिब्बत को, तो उन्हीं घाटियों के रास्ते ये लद्दाख के लोग तिब्बत में व्यापार करते थे और तिब्बत के लोग यहाँ आते जाते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। बौद्ध धर्म की जो अनुयायी थे वो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत गए, जिसके ज़रिए वहाँ भी बौद्ध धर्म पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी कभी बन सकता है कि छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है? तो लद्दाख को। तिब्बत का ग्रंथ से केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब ये केसर सागा जो ग्रंथ हैं ये तिब्बत का है बेसिकली, लेकिन ये लद्दाख में भी काफ़ी प्रचलित हैं, क्योंकि यहाँ इनका आना जाना लगा रहता है। अब समझ लेते हैं केरल को। भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ यहाँ राज्य है। लद्दाख क्या था? उत्तर में बसा था, और केरल दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है केरल। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। अब इसके दक्षिण में भी पूरा समुद्र ही है, इसके पश्चिम में और दक्षिण में पूरा समुद्री ही, ये समुद्र से ही ये केरल घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते थे। अब प्राचीन समय में क्या था? यहाँ पे काली मिर्च और लौंग, इलायची आदि इनका व्यापार किया जाता था यहाँ से। ये अभी भी यहाँ उगाई जाती हैं मसाले केरल पे। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं सीटेट में, तो ख़ास तौर पर सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी यहाँ आए। तो कौन से व्यापारी सबसे पहले आए? अरबी और यहूदी। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग
2000 साल पहले यहाँ आए। ईसा मसीह के धर्मदूत थे संत थॉमस, जो कि लगभग 2000 साल पहले यहाँ केरल में आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को ही जाता है। तो कभी ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भारत में ईसाई धर्म कौन लाया, तो किसको जाता है इसका श्रेय? संत थॉमस को। इब्न बतूता 700 साल पहले यहाँ आया। इब्न बतूता जो था ये 700 साल पहले यहाँ पे आया। वास्को डी गामा पानी के जहाज के जरिए यहाँ पहुँचे, जिससे कि यूरोप से भारत तक के समुद्री रास्ते के बारे में पता लगा। वो किसके जरिए लगा? वास्को डी गामा जब यहाँ की यात्रा पे आए, उसके बाद से ही ये समुद्री मार्ग का पता चला था। चीन से भी जो थे व्यापारी केरल पे आए। यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए जिन जालों का प्रयोग करते हैं वह चीनी जालों से मिलते जुलते हैं। इन जालों को चीना वला कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चीना वाला क्या है या क्या था। तो क्या था वो? एक मछली पकड़ने का जाल। तलने के लिए जिस बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। अभी मछलियों को या कुछ तलते होंगे तो उसके लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? चीना चट्टी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। अब देखो क्या है, केरल में क्या है? उपजाऊ ज़मीन, और यहाँ की जलवायु कृषि के लिए उपयुक्त है। और लद्दाख में क्या था? वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं थी, वहाँ रेगिस्तानी इलाका था। तो यही क्या है? विविधता है कि वहाँ कृषि नहीं हो सकती है और केरल में कृषि के लिए अच्छी जलवायु और उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो केरल के लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल। और लद्दाख के लोग ख़ास तौर पे खाते थे वो दूध की बनी चीज़ें, जैसे कि क्योंकि वो भेड़ पालते थे और ऐसे जानवर पालते थे वो, तो खाते थे दूध की बनी चीज़ें, दूध और मक्खन, पनीर वगैरह, और वो मांस भी ज़्यादा खाते थे। केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार ओणम एक खास आकर्षण है। इसका नाव प्रतियोगिता होती है जो केरल में मनाया जाता है त्यौहार, उसका नाम है ओणम। इसी में एक फैक्ट और था कि झारखंड के आदिवासी अभिवादन करने के लिए एक दूसरे को जोहार कहकर अभिवादन करते हैं। वो कहते हैं जोहार। और मणिपुर की औरतें फनेक पहनती हैं। तो फनेक क्या है? एक कपड़ा, और मणिपुर की औरतें इसको पहनती हैं। ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि फनेक कहाँ का एक पहनावा है? तो मणिपुर का। तो ये पहला चैप्टर इसका कंप्लीट हो गया है। जो मेन फैक्ट थे मैंने वो करा दिए हैं। अब मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और